देखिए, एक ऐसे समय पर जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सरकार पर ही हमला कर रहे हैं, पाकिस्तानी प्रचार और बातों को दोहरा रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत के जेट्स गिरा दिए। याद रखिए, इसका कोई सबूत नहीं है। इसके जवाब में मोदी सरकार ने राहुल गांधी के खिलाफ एक ज़बरदस्त रिवर्स कार्ड खेला है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रवक्ता शशि थरूर, जो शायद आखिरी कांग्रेसी नेता है जिन पर लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों विश्वास करते हैं, उसको ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य प्रवक्ता बना दिया है। थरूर ने कहा, सिंदूर का रंग खून के रंग से बहुत अलग नहीं है और यही वह रंग है जो आतंकवादियों ने हमारे देश में बहाया। मुझे लगता है कि ऑपरेशन का यह नाम चुनना बहुत ही भावनात्मक और प्रभावशाली निर्णय था। आपको लगता है कि अमेरिका ने युद्ध विराम तोड़ने में कितनी भूमिका निभाई? जहाँ तक हमारा सवाल है, लगभग कोई नहीं। आतंकवादी बेरोक टोक मार्च नहीं कर सकते, हमारे लोगों को मार नहीं सकते। मार्च में उन्होंने दुखद रूप से 26 लोगों को, पहलगाम में निर्दोष लोगों को मार डाला। मैं इस शो पर अक्सर कहता हूं कि बीजेपी कार्य एग्जीक्यूशन में तो शीर्ष स्तर पर है ही, लेकिन संचार में हमेशा कमज़ोर पड़ जाती है। लेकिन इस बार ईमानदारी से कहूं तो भारत ने संचार की जंग को भी आक्रामक तरीके से लड़ा है और पाकिस्तान की प्रचार फैक्ट्री बहुत अच्छे से मुँह तोड़ जवाब दिया है। सबसे शानदार रणनीति यह रही है कि भारत ने अपनी बातों रखने के लिए केवल सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को नहीं, बल्कि विपक्ष के बड़े चेहरे को भी इस्तेमाल किया, जैसे शशि थरूर और असदुद्दीन ओवैसी। यह कदम बहुत चतुर था क्योंकि इनके इस्तेमाल से पाकिस्तान के नैरेटिव को ध्वस्त किया गया। जब विपक्ष के लोग भी भारत के साथ खड़े हैं तो पूरी दुनिया को इसे नोटिस करना पड़ता है। मास्टर स्ट्रोक शब्द का इस्तेमाल दुनिया में कभी कभी बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो यह एक वास्तविक मास्टर स्ट्रोक है। इसके बारे में हम आज बात करते हैं इस एपिसोड में। आपका बहुत तो वीडियो को लाइक करिए, अनसब्सक्राइब करिए और चलिए शुरू करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को भारतीय सरकार का प्रवक्ता बनाकर भारत ने एक तीर से दो निशाना साधा है। पहला, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दुनिया के सामने पेश करने के लिए भारत ने शशि थरूर जैसे लोगों को इस्तेमाल किया, जो पश्चिमी देशों और पश्चिमी मीडिया को उनकी भाषा में उनसे भी बेहतर तरीके से जवाब दे सकता है। वे न केवल पश्चिमी मीडिया को प्रभावित कर सकते हैं, बल्कि साउथ दिल्ली के लवन्या को भी इम्प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि साउथ दिल्ली के लवन्या के बारे में तो आपको पता ही है। अगर आप उन्हें इंग्लिश में कुछ भी बोल दे, चाहे गाली दे दे, वे उल्टा आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। वाह, इसकी इंग्लिश की शब्दावली कितनी शानदार है। दूसरा निशाना यह है कि थरूर और ओवैसी जैसे लोग विपक्ष के प्रमुख चेहरे हैं और उनकी विश्वसनीयता भारतीय और वैश्विक स्तर पर खासकर लेफ्ट लिबरल मीडिया के बीच काफ़ी है। यह वही मीडिया है जो हिंदुत्व के खिलाफ बहुत आक्रामक, और अगर बीजेपी का प्रवक्ता वहाँ बात करने जाता है तो तुरंत हिंदू मुस्लिम के 500 सवाल पूछकर उसे उलझा लिया जाता है। लेकिन तब जब थरूर और ओवैसी जैसे लोग ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं तो उस पर अपने आप तथाकथित सेकुलर स्टैंप लग जाता है। वे देश की सफलता को राष्ट्रीय सुरक्षा और भू राजनीति के दृष्टिकोण से पश्चिमी मीडिया के सामने रख सकते हैं। यह एक बहुत ही शानदार रणनीति है, बहुत खूबसूरती से लागू की गई है। इस खबर को देखकर मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपको पता ही है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के 100 से ज़्यादा आतंकियों को साफ कर दिया, साथ ही लगभग 50 पाकिस्तानी सैनिक को भी हुरों के पास भेज दिया। उनके 11 हवाई अड्डे और 9 आतंकी कार्यशालाओं को उजाड़ दिया गया और 600 से ज़्यादा चीनी और तुर्की ड्रोन को भी नष्ट कर दिया गया। इस ज़बरदस्त सफलता ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ दिलचस्प चीज़ें हुई। पहला, आसिम मुनीर इतने खुश हुए कि उन्होंने आसिम मुनीर को फ़ोन करके कहा कि मैं आसिम मुनीर के काम से बहुत प्रभावित हूं और मैं आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाना चाहता हूं। दूसरी ओर पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने एक बड़ा वैश्विक जागरूकता अभियान शुरू किया, जो एक अंतर पार्टी पहल है। इसमें एक समूह का नेतृत्व कांग्रेस सांसद शशि थरूर कर रहे हैं। थरूर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके इस जिम्मेदारी को खुशी स्वीकार भी किया। थरूर ने एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेता बनाया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑपरेशन सिंदूर का पक्ष रखेगा। इस मिशन का उद्देश्य पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थन को पूरी दुनिया के सामने उजागर करना है। यह अंतर पार्टी नेता अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन संघ और रूस, जापान, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे प्रमुख क्षेत्रों में जाकर भारत का पक्ष रखेंगे।
खास बात यह है कि इस बार यह प्रतिनिधिमंडल बहुदलीय है, जिसमें न केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस, डीएमके, शिवसेना, राजद, एआईएमआईएम, जदयू, एनसीपी जैसे सभी दलों के नेता शामिल हैं। इसमें शशि थरूर के साथ साथ ओवैसी जैसे बड़े विपक्षी नेता भी है। और कसम से जितना मोदी ने पाकिस्तान को नहीं कोसा उतना ओवैसी ने कोसा है। ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान को हम कुछ उदाहरण आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी तो इनसे भाईचारा उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उल्टा ओवैसी ने उनकी माँ बहन एक कर दी। वास्तव में शशि थरूर को बीजेपी सरकार की ओर से दी गई यह नेतृत्व की भूमिका समझ में आती है, क्योंकि वे उन पहले विपक्षी नेताओं में से थे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी आतंकियों को स्पष्ट रूप से निशाना बनाना शुरू किया। उनकी अपनी पार्टी के नेता राहुल गांधी जिस तरह पाकिस्तानी प्रचार फैला रहे हैं वैसा उन्होंने नहीं किया। थरूर का रुख स्पष्ट था कि यह एक आतंकी हमला है और आतंकियों को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा आतंकवाद का मुकाबला करना होगा, इस पर देश एकजुट है। पहलगाम में सरकार ने कम से कम 3 शायद 4-5 अपराधियों की पहचान की और उन्होंने कसम खाई है कि वे इन लोगों को पीछा करेंगे, चाहे वे कहीं भी हो। मैं इस फैसले से सरकार का 100% समर्थन करता हूँ। थरूर ने पाकिस्तान के आतंकी प्रशिक्षण शिविर के बारे में भी स्पष्ट बात की, जो शायद ही कोई कांग्रेसी नेता कर सकते हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान से लोग सीमा पार करके आते हैं, निर्दोष नागरिक को मारते हैं जो बस छुट्टियां मना रहे थे और बिना कोई कीमत चुकाए वापस चले गए। ये बहुत प्रसिद्ध आतंकी अड्डे हैं, जैसे बहावलपुर में जैसे मोहम्मद का मुख्यालय और मुरीदगे में लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय। ये कोई मासूम जगह नहीं है। दूसरी ओर टीएमसी ने इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के वैसे ही दूरी बनाए रखी है जैसे बाकी देशों के नेता पाकिस्तानी पीएम को देखकर दूरी बना लेते हैं कि कहीं यह फिर भी भीख न मांगने लगे। टीएमसी के नेता संदीप बंदोपाध्याय ने प्रतिनिधिमंडल में हिस्सा लेने से मना कर दिया। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। इसके अलावा टीएमसी के सांसद यूसुफ पठान, जिनका नाम पहले लिस्ट में था, उन्होंने भी अपना नाम वापस ले लिया। जिस समय ये नेता पूरी दुनिया का दौरा करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को समझाने के लिए, उसी समय राहुल गांधी इस ऑपरेशन की सफलता पर सवाल उठा रहे हैं और अपने सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी प्रचार को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे दुनिया को गलत संदेश जाएगा। यह ऐसा समय है जब उनकी पार्टी के नेता दुनिया का दौरा करने वाले हैं, जहां वे भारत के दृष्टिकोण रखेंगे। अब थोड़ा शशि थरूर के बारे में बात करते हैं। पिछले कई सालों में पश्चिमी मीडिया ने वैश्विक नैरेटिव सेट करने का एक विशेष अधिकार हासिल किया है, चाहे वो मध्य पूर्व अफ्रीका या एशिया की बात हो। बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्डियन जैसे बड़े आउटलेट्स खुद को हमेशा तटस्थ निगरानीकर्ता के रूप में पेश करते हैं, जैसे कि वे मानवाधिकार, लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता के असली रक्षक हो। लेकिन असल में ये लोग अपनी विशेष स्थिति का इस्तेमाल करके दूसरे देशों पर अपना नैरेटिव थोपने के लिए करते हैं। खासकर भारत के साथ उन्होंने यह कई सालों से किया है, क्योंकि वे इंग्लिश में प्रचार करते हैं, इसलिए भारत से उन्हें लंबे समय तक अच्छा जवाब नहीं मिल पाया। लेकिन यह शख्स है जिसने बार बार पश्चिमी मुख्यधारा मीडिया को कड़ा जवाब दिया है, और यह है शशि थरूर। शशि थरूर को लोग उनके अंग्रेजी की स्किल के लिए काफ़ी जानते हैं। उनका कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत प्रभावी है, खासकर पश्चिमी मीडिया में उनकी भाषा में जवाब देने के लिए। सितंबर 2023 में भारत और कनाडा के बीच एक बड़ा राजनीतिक विवाद हुआ था, जब कई कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भारत का हाथ है। पश्चिमी मीडिया की पूरी मशीनरी तुरंत सक्रिय हो गई, भारत को दोषी ठहराने में लगी। लेकिन थरूर ने खुलकर पश्चिमी मीडिया की प्रखंडता को उजागर किया। उन्होंने बीबीसी के एक लेख का जिक्र किया जिसमें लिखा था कि रूस, ईरान और भारत जैसे देश अतिरिक्त क्षेत्रीय हत्याएं कर रहे हैं। थरूर ने व्यंग्यात्मक ढंग से पूछा, क्या पश्चिमी देशों में शीशे नहीं है? अगर वे सच में शीशे में देखते तो उन्हें समझ आता है कि सबसे ज़्यादा लक्षित हत्याएं तो अमेरिका करवाता है। ओसामा को पाकिस्तान में जाकर किसने मारा? अल बगदादी को सीरिया में जाकर किसने मारा? सैकड़ों ड्रोन स्ट्राइक, सैकड़ों गुप्त ऑपरेशन, सैकड़ों CIA मिशन। शायद ही कोई ऐसा देश हो जहाँ अमेरिका ने गैर न्यायिक हत्याएँ न की हो। थरूर सिर्फ आलोचना नहीं करते, बल्कि वैश्विक मंचों पर जाकर भारत का पक्ष शांति से रखते हैं, चाहे वह भारत पाकिस्तान का तनाव हो या कश्मीर पर सवाल हो, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल हो। उन्होंने बीबीसी को समझाया, यह एक ऐसा है जैसे आप अपने घर के बाहर झाड़ियों में एक चोर देखते हैं और उसे वहीं पकड़कर निपट लेते हैं, बजाय इसके कि आप इंतज़ार करें कि वह खिलाड़ियाँ
खिड़कियाँ तोड़े और आपके घर में घुस जाए। हमारे पास हाल के वर्षों में बहुत सारी टूटी खिड़कियाँ हैं और इस बार हमने उन्हें मारने से पहले उन पर हमला किया। उन्होंने बार बार अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को समझाया कि भारत का जवाब बहुत समझदारी से और संतुलित रहा है। यह एक ऐसा देश है जो सबसे घृणित तरीके से आतंकवाद को प्रायोजित करता है और यह इस तरह के व्यवहार की कीमत चुकाने के लिए जवाब देना जरूरी था। भारतीय जनता इससे कम की उम्मीद नहीं करती थी। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि हमला केवल आतंकी अड्डों और सैन्य ठिकानों पर हो, नागरिक क्षेत्रों पर पूरी तरह से बचाया गया, जो पाकिस्तान के उलट है। एक बार अल जजीरा के एक एंकर ने हवाई हमलों के बाद पाकिस्तानी प्रचार चलाने की कोशिश की थी, लेकिन थरूर ने उसे बहुत अच्छे से चुप करा दिया। उन्होंने कहा, हमें पता है कि आप अपराधी कौन हैं। वे सालों से पाकिस्तान के पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। दुर्भाग्य से हमें उनके बारे में केवल अनुमान लगाने तक सीमित रखा गया है। दुखद बात यह है कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना का संरक्षण भी हासिल कर लिया है, हथियार और प्रशिक्षण मिलता है और यह भारतीय को बहुत गुस्सा दिलाता है। यह बहुत गंभीर, खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना हरकत है। इस मामले में देश काफ़ी हद तक एकजुटता है। पश्चिमी मीडिया जब भारत पर हमला करता है तो वो हिंदू राष्ट्रवादी का ठप्पा लगाने की कोशिश करता है, लेकिन शशि थरूर पर यह ठप्पा ज़्यादा चस्पा हो सकता है क्योंकि वे किसी हिंदू राष्ट्रवादी से नहीं बल्कि भारत के आधुनिक मुस्लिम लीग यानी कांग्रेस पार्टी से है। हाल के उदाहरण लीजिए, मई 2025 में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक पत्रकार ने तथाकथित मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर थरूर से सवाल पूछा था। थरूर ने तुरंत पूछा, कौन सी रिपोर्ट, कौन सा आउटलेट, कौन सा तथ्य, स्पष्ट करें। पत्रकारिता का मतलब होता है सत्यापन करना, संदर्भ देखना, ना कि किसी भी अस्पष्ट स्रोतों का हवाला देना। वे कई सालों से पश्चिमी मीडिया को जवाब देते आ रहे हैं। उनका एक बहुत प्रसिद्ध भाषण ऑक्सफोर्ड यूनियन में हुआ था जिसमें डिबेट का विषय था कि ब्रिटेन को अपने पूर्व उपनिवेशों को मुआवजा देना चाहिए। थरूर ने स्टेज पर आकर ब्रिटिश उपनिवेशवाद का पूरा इतिहास बहुत अच्छे से बयान किया, अंग्रेज़ों को जमकर धोया। उन्होंने कहा, 200 सालों तक लोगों को गुलाम बनाना, मारदा प्रताड़ित करना और भी यह जश्न मनाने की अंत में वे लोकतांत्रिक थे। यह कुछ ज़्यादा ही है, हम लोकतंत्र छीनना पड़ा, जबरन हासिल करना पड़ा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बंगाल अकाल जिसमें 3-4 मिलियन लोग मारे गए थे, चर्चिल की नस्लवादी नीतियों की वजह से हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बंगाल में 4 मिलियन लोग मरे भूखमरी से, क्योंकि चर्चिल ने जानबूझकर आवश्यक आपूर्ति को बंगाल के नागरिकों से हटाकर यूरोपियन सैनिकों को भंडारों के लिए भेज दिया। उन्होंने यह भी कहा कि रेलवे, जिसे अंग्रेज़ ने अपनी आर्थिक लूट के लिए बनाया था, भारत के विकास के लिए नहीं था। भारतीय रेलवे को ब्रिटिश निवेशों को भारी प्रोत्साहन देकर बनाया गया था, जो भारतीय करदाताओं के पैसे से चुकाया गया। नतीजा यह हुआ कि भारत में 1 मील रेलवे की लागत कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तुलना में दोगुनी थी। उन्होंने यह भी कहा कि अंग्रेज़ ने जितना लूटा उसके लिए उन्हें मुआवजा देनी चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वे मानते हैं कि भारत को अब उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि भारत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, जबकि ब्रिटेन की हालत खास्ता हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी थरूर ने कई बार पश्चिमी मीडिया के दौरान दोहरे मापदंडों को उजागर किया। उन्होंने मध्य पूर्वी मीडिया जैसे अल जजीरा और अल अरबिया पर भी भारत का पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने कहा, भारत यह स्पष्ट करना चाहता है कि पाकिस्तान के लोग सीमा पार करके निर्दोष नागरिक को मारकर बिना कीमत चुकाए वापस नहीं जा सकते। हमला केवल आतंकी अड्डों और मुख्यालयों पर किया गया जब वहाँ नागरिकों के होने की संभावना सबसे कम थी। शशि थरूर ने जो किया उसके लिए बहुत राजनीतिक साहस चाहिए और उन्हें इसके लिए कुछ क्रेडिट देना चाहिए। उनके तर्कों के जरिए वे कांग्रेस के सामूहिक बुद्धिमत्ता को कमरे के तापमान से बढ़ाकर ब्रेकिंग तापमान तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब राहुल गांधी की बात करते हैं। उनका व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन बहुत अनुमानित रहा है। वे खुले तौर पर अपने सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी प्रचार फैला रहे हैं, यह दावा करते हुए कि पाकिस्तान ने हमारे जेट्स गिराए बिना किसी सबूत के। यह अच्छा हुआ कि राहुल गांधी की सबसे बड़ी बेइज्जती तब हुई जब उनकी पार्टी के सबसे विश्वसनीय नेता शशि थरूर भारत और सरकार के रुख के साथ पूरी तरह खड़े हैं। राहुल गांधी उस देश के साथ खड़े हैं जिनका रक्षा मंत्री CNN के इंटरव्यू में कहता है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है, सोशल मीडिया पर चेक करें। राहुल गांधी पाकिस्तान के लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी तो पाकिस्तान खुद नहीं कर रहा। आश्चर्य क्यों? उनकी पार्टी ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौता किया था जिसके विवरण अभी तक सार्वजनिक नहीं हुए।
गलवान संघर्ष के समय वे कथित तौर पर चीनी राजनयिकों से मिले रहे थे। जाहिर है उन्हें बुरा लगेगा कि चीन का पालतू कुत्ता पाकिस्तान भारत ने कैसे मार गिराया। उधर थरूर ने न केवल भारत की वैक्सीन मैत्री कूटनीति की तारीफ की बल्कि मोदी की हाल की अमेरिकी यात्रा की भी प्रशंसा की। इसके लिए कांग्रेस इतना तड़प रही है कि अब थरूर का क्या करे। कांग्रेस और थरूर के बीच दरारे की खबरें भी सामने आ रही हैं। कांग्रेस ने कुछ ऐसे उम्मीदवार सुझाए हैं जैसे नासिर हुसैन, गौरव गोगोई, अरविंदर राजावानी, जो शायद वैश्विक मंच पर भारत की इज्जत की धज्जियां उड़ा देते। इसलिए थरूर ने कहा कि अगर कांग्रेस को उनकी ज़रूरत नहीं तो उनके पास और भी विकल्प है। अब ओवैसी की बात करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि भारतीय सरकार ने ओवैसी को भी भारत का दृष्टिकोण पेश करने के लिए चुना। जितनी ओवैसी ने पाकिस्तान को धोया है उतना शायद भारतीय सेना ने भी नहीं धोया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कहता है कि उनके पास परमाणु बम है। याद रखिए, अगर आप किसी देश में जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी देश चुप नहीं बैठेगा। इस तरह भारत की धरती पर हमला करना और मजहब के नाम पर गोली मारना, तुम कौन सी टीम की बात कर रहे हो? तुम तो ख्वारिज्म से भी बदतर हो। तुम तो IS के जासूस हो। नारा लगाइए पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद। उन्होंने जमाते इस्लामी पाकिस्तान और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के समझौतों का जिक्र किया और कहा, तुम इस्लाम की बात करते हो लेकिन चीन के सिंजियांग में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर तुम्हारी जबान नहीं खुलती। पाकिस्तानी आधिकारिक तौर पर भीख मांगते हैं। उनके परमाणु बम को नष्ट करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों को उजागर करना और उनकी सराहना करना बहुत ज़रूरी है। इस चैनल पर हमारी शशि थरूर और ओवैसी की विचारधारा से कई बार असहमति रही है। हमने उनके खिलाफ वीडियो बनाए, खुलकर उनकी आलोचना की, खुलकर असहमति जताई। लेकिन एक बात साफ है, ये दोनों भी भारतीय हैं। जब ये लोग भारत के लिए कुछ अच्छा करते हैं, कोई सकारात्मक कदम उठाते हैं तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और उसकी सराहना करनी चाहिए, नहीं तो हम भी अंधे हो जाएंगे। जब पूरा देश पहलगाम हमले के बाद गुस्से, दर्द और पीड़ा में था, जब पूरा भारत सेना और सरकार के साथ खड़ा था, तब थरूर और ओवैसी चाहते तो राहुल गांधी और ममता बनर्जी की छोटी राजनीति खेल सकते थे। राहुल गांधी इस समय पाकिस्तान के नैरेटिव को बढ़ावा दे रहा है। वह पाकिस्तान का प्रवक्ता बन गया है। अगर देश से गद्दारी ही करनी थी तो कम से कम अमेरिका या जर्मनी के लिए करते। ये विकसित देश है, ये आपको कुछ पैसे भी दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए इस देश के पास तो आपको देने के लिए कुछ पैसा भी नहीं है। ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान का नाम उस सांसदों की सूची से हटा दिया जो भारत का राजनीति प्रतिनिधित्व करने वाले थे, सिर्फ इसलिए कि उन्हें डर था कि उनका 30% वोट बैंक इसे भारत समर्थक कदम ना समझे ले। उनकी राजनीति इस बात पर टिकी है कि वे कभी खुलकर भारत समर्थन नहीं दिखा सकती। लेकिन थरूर और ओवैसी ने ऐसा नहीं किया। इतने महत्वपूर्ण समय पर उन्होंने देश को बांटने की कोशिश नहीं की। उल्टा वे अपने राजनीतिक आधार को नाराज करने के जोखिम के बावजूद देश के साथ खड़े रहे। उन्होंने गर्व के साथ भारत का रुख दुनिया और उनके अपने समर्थकों के सामने रखा। सरकार ने भी बहुत स्मार्ट काम किया कि इन दोनों को बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल का चेहरा बनाया जो दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखेगा। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि उन्होंने यह जिम्मेदारी को खुशी स्वीकार भी किया। सचमुच पाकिस्तान ने अपने जीवन में पहली बार एक अच्छा काम किया कि उसने बीजेपी और विपक्ष के बीच सहयोग करवा दिया। यह कांग्रेस के गैर जनेऊधारी ब्राह्मण को PM उम्मीदवार बनाने या पाकिस्तान के कर्ज चुकाने से भी बड़ा चमत्कार है। लेकिन हम इनकी तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि भविष्य में हम इनसे कभी असहमत नहीं होंगे। जब ऑपरेशन सिंदूर शांत हो जाएगा, जब ये लोग आप वापस आ जाएंगे, जब देश का ध्यान फिर से घरेलू राजनीति की ओर जाएगा, तो मुझे यकीन है कि ये दोनों कुछ ऐसे बयान देंगे जो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाएंगे। और जब ये भविष्य में ऐसी बात कहेंगे तो हम उनकी आलोचना करेंगे, तब उनसे असहमति होंगे। लेकिन जब देश की एकता की ज़रूरत थी, तब देश के लोगों की इनकी ज़रूरत थी, तब ये देश के साथ खड़े रहे। यह बात हमें शायद याद रखनी चाहिए। जब राहुल गांधी और ममता बनर्जी जैसे बड़े नेता देश की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, तब उन्होंने देश का झंडा उठाकर रखा है। इसके लिए उन्हें सम्मान और प्रशंसा देनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप इन बातों का इन लोगों का सम्मान करते हैं कि शशि थरूर और ओवैसी जैसे नेता, भले ही हमारे उनसे कई व्यक्तिगत असहमतियाँ हो, इस महत्वपूर्ण समय पर जब देश को एकजुटता होने की ज़रूरत थी, देश के साथ खड़े थे? हाँ या नहीं? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी दोस्तों, आपसे अगले एपिसोड मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक स्वस्थ रहे, खुशी रहे। फिर मिलेंगे। आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। जय हिंद।